A quick look at the day's top news. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ओम प्रकाश दास। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में वो कौन कौन सी खबरें हैं जिस पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। रक्षा मंत्री ने कश्मीर मामले पर प्रधानमंत्री को सदन में बयान देने के विपक्ष की मांग को किया खारिज। कहा, ट्रंप मोदी की बैठक में विदेश मंत्री भी थे मौजूद। राजनाथ सिंह ने सदन में दिए एस जयशंकर के बयान को कहा सर्वाधिक विश्वसनीय। रक्षा मंत्री ने कहा, सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से ही हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच सभी लंबित मुद्दों का समाधान। आतंक पर लगाम को बताया बातचीत की पहली शर्त। कहा, पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर भी करनी होगी बात। कर्नाटक में आज भाजपा विधायक दल की बैठक। पार्टी आज पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। केरल में रेड अलर्ट वापस। मौसम विभाग ने जारी की 2 दिनों के उत्तर और मध्य भारत में भारी बारिश की चेतावनी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया कबूल, पाकिस्तान में सक्रिय हैं 40 आतंकवादी समूह। कहा, पिछली सरकारों ने अमेरिका को कभी नहीं बताया सच। और जापान ओपन में के श्रीकांत का सफर खत्म। भारत के एचएस प्रणॉय ने किदाम्बी श्रीकांत को मात देकर दूसरे दौर में बनाई जगह। प्रणॉय ने एक कड़े मुकाबले में श्रीकांत को 13-21, 21-11, 22-20 से दी मात। और कश्मीर मुद्दे पर लोकसभा में पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया गया है। विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों का समाधान सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत से ही हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान से आतंक पर लगाम लगाने की बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान से बातचीत की पहली शर्त उसे अपने कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करने की होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर देश किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप मोदी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। ऐसे में उनका सदन में दिया बयान सर्वाधिक विश्वसनीय है। हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया, कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे ऑथेंटिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। इसलिए मैं सर्वाधिक ऑथेंटिक स्टेटमेंट से जयशंकर प्रसाद जी का मानता हूं, क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी तो स्वयं हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी उसमें मौजूद थे। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी केवल कश्मीर पर बात नहीं होगी, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी। और संसद परिसर से सीधे हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। और अनुज, सबसे पहले अगर जानना चाहें कि सरकार के तमाम पक्षों की तरफ से लोगों ने बयान दिया और आज रक्षा मंत्री ने जिस मजबूती के साथ जवाब दिया, आपको लगता है विपक्ष अब इसको लेकर क्या शांत हो पाया है? जिस तरह का विरोध हमें देखने को मिला था उसके बाद।
देखिए, इस मुद्दे को लेकर अभी भी कांग्रेस सहित जितने भी विपक्षी दल हैं वो इसको अभी भी राजनीति इस पर करते हुए नजर आ रहे हैं ओपी, क्योंकि जिस तरीके से कल ये मुद्दा उठाया गया था दोनों सदनों के ही अंदर, उसके बाद जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने स्थिति को साफ किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में नहीं हुई है। वो खुद उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो हल्ला करते रहे। और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो खासतौर से लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के सभी सदस्य या फिर विपक्षी दल के सभी सदस्य हंगामा करने लगे। लेकिन प्रश्नकाल के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस को आश्वासन देते हुए कहा कि हम आपको बोलने का मौका देंगे, आप अगर इस पर बोलना चाहते हैं तो बोलने देंगे। और जो कांग्रेस में सदन के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको कहा कि ठीक है आप अपनी बात को रखिए, लेकिन आपको सरकार की बात को भी सुनना होगा। लेकिन जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात को रखा और जब जो रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब वो इस बात को जवाब देने लगे और बताना चाहते थे कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, उसी दौरान कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो कुल मिलाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिल्कुल लोकतंत्र विश्वास के साथ चलता है और जिस तरीके से इन लोगों ने वॉकआउट किया है और सरकार की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, इस बात से साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल इस पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देना चाहते हैं। एक बार फिर से रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये उनके लिए एक सिर्फ मुद्दा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है और कश्मीर के मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके से मध्यस्थता जो है ये किसी भी तरीके से उसको स्वीकार्य नहीं होगी। किसी भी तरीके से जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं उठता है। उन्होंने ये बात साफ की है आज सदन के अंदर। अनुज, ये बताएं कि अब सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, विपक्ष वॉकआउट कर गया है, तो क्या अब प्रधानमंत्री का बयान देने के मुद्दे पे अभी भी बात क्या यहीं अटकी हुई है? क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से भी हो रही है? देखिए, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल साफ तौर से कहा जा चुका है कि किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीति सिर्फ वहीं तक होनी चाहिए जहां तक जो है एक राजनीति की और लोकतंत्र की जो मर्यादाएं होती हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार के जवाब देने के बावजूद भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया है, निश्चित तौर पर क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित नहीं किया है, जो लगातार लोक महत्व के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो रही है और आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको भी पेश किया जाना है। तो दोपहर के बाद जो लोकसभा की कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। बहुत ज्यादा समय अब नहीं बचा है, 2 दिन और जो है सदन की कार्रवाई चलेगी। उसके बाद जो लोकसभा और राज्यसभा की जो स्थिति है वो उसको स्थगित कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस बात को हम कह सकते हैं आज की जिस तरीके से सरकार के अलग अलग, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो या बाकी जो मंत्री हैं, पूर्व जो विदेश मंत्री थे, राज्य मंत्री थे वीके सिंह, उन्होंने भी इस बात को साफ किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हंगामा कर रही है, अब सरकार इस बात को कह रही है कि जिस तरीके से वो सदन को नहीं चलने देना चाहते, सरकार की बात को नहीं सुनने देना चाहते, इस बात से साफ है कि विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस भी जो है यहाँ पर काम में जो है सरकार का साथ नहीं देना चाहती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल खबर यहाँ पे साफ है कि सरकार ने बिल्कुल स्टैंड साफ कर दिया है और जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं सरकार की, उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी है। अब कर्नाटक का रुख करते हैं। कर्नाटक में गठबंधन सरकार गिरने के बाद बीजेपी जल्दी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही राज्य इकाई को पार्टी के फैसले से अवगत करा देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। भाजपा की ओर से आगे की रणनीति बनाने के लिए आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। Since he has lost the majority, Mr. Kumaraswamy has the lost majority. BJP will stake the claim to form the alternative government. And the modalities, procedure, etc., and when it exactly process has to be started, our national leadership will decide and guide accordingly the state unit. और दरअसल विश्वास प्रस्ताव पर 4 दिनों की बहस के बाद कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है। विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की गठबंधन सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई।
कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की साझा सरकार गिरने के बाद से एक तरफ जहां दोनों ही दलों में मायूसी छाई है, वहीं भाजपा में जश्न का माहौल है। और कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट की मांग वाली अर्जी दायर करने वाले 2 विधायकों के वकीलों ने कल हुए शक्ति परीक्षण का हवाला देकर याचिका वापस लेने की बात कही, लेकिन अदालत ने सवाल किया कि बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी और स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंह भी कहां हैं। इस मामले में कोर्ट का काफी वक्त बर्बाद हुआ है। उनके कोर्ट में रहने पर ही आदेश देंगे। मुकुल रोहतगी के दिल्ली से बाहर होने के कारण मामले की सुनवाई टल गई। और सीधे हम रुख कर सकते हैं अब बेंगलुरु का, जहां हमारी संवाददाता आयशा मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। आयशा, अब सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें कि आज क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या नजरें सबसे ज्यादा भाजपा के विधायक दल की बैठक पर टिकी हैं? जी ओपी, इस समय बीजेपी के दफ्तर में काफी गतिविधियां देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी की विधायक दल बैठक का इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभी तक केंद्र नेतृत्व से बीजेपी के नेताओं को कोई संदेश नहीं पहुंचा है, तो उस संदेश का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही केंद्र नेतृत्व से कोई संदेश मिलेगा, बीजेपी की विधायक दल बैठक यहाँ पर बुलाई जाएगी। और उसके बाद ये प्लान है कि बाद में राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी का दल जाएगा और इस विधायक दल बैठक में BS येडियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो जाहिर है बीजेपी अपनी तय रणनीति के तहत जो सुबह से रणनीति बनाई है कि विधायक दल बैठक के बाद राज्यपाल के पास जाएंगे और फिर येडियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुनेंगे। तमाम चीजें जो है बीजेपी के दफ्तर में होने वाली हैं आज, और इसका इंतजार यहाँ पर हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि दूसरी जो बैठकों का सिलसिला है, जहाँ पर जेडीएस की भी JDLP चल रही है, और वहां पर कुमार स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन बना था, कांग्रेस के साथ ये दोस्ती बनाए रखना है या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। तमाम विधायकों से इस बारे में डिस्कशन, उनके विचार सुने जाएंगे। तो जाहिर है जेडीएस को अब इस पूरे मामले पर विचार करना होगा कि आगे चलकर क्या रणनीति बनाए। खास बात यह है ओपी कि सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर भी है। जी ओपी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। उसमें मैं एक जोड़ दूं कि क्या स्पीकर महोदय पे भी नजरें हैं, जहां पे बागी विधायक क्या डिस्क्वालीफाई होंगे, इसका भी फैसला उनको करना है, और सुप्रीम कोर्ट वाली बात उसको भी आप आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, स्पीकर पर भी सबकी नजर है। स्पीकर रमेश कुमार ने आज कहा है कि स्पीकर के पावर्स क्या होते हैं उसका आपको अंदाजा लग जाएगा 1-2 दिन में, यानी वो शायद कुछ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हिंट दिया है कि 1-2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीकर के क्या पावर्स होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो बागी विधायक है इस समय मुंबई में है, ये बहुत ही विचित्र स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इन विधायकों का ना तो इस्तीफा स्वीकार हुआ है, ना तो इस्तीफा रिजेक्ट हुआ है, और ना ही ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं। टेक्निकली ये लोग अभी भी कर्नाटक विधानसभा के सदस्य हैं। ऐसे में एक बहुत ही असमंजस बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं है। अगर नई सरकार बनती भी है तो इन बागी विधायकों का क्या होगा? क्या इनके इस्तीफे पहले स्वीकार होंगे? क्या ये डिस्क्वालीफाई होंगे? अगर नहीं तो फिर सदन की संख्या अलग होती है, और अगर ये विधायक वापस पहुंचकर सदन अटेंड करते हैं तो फिर जाहिर है सदन में जो संख्या है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। और नई सरकार जब ट्रस्ट वोट हासिल करेगी, जब कॉन्फिडेंस मोशन अपना बहुमत साबित करने के लिए आएगी, तो इस दौरान इन बागी विधायकों का क्या रुख होगा? ये तमाम चीजें जो है कानूनी उलझन है, जो इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी करना चाहती है। और बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो पूरी मुश्किलों से दूर रहकर सरकार बनाना चाहती है। निश्चित तौर पर निगाहें होंगी इस पे कि जो क्या आंकड़े जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जो एक बड़ा कारण बनी है, क्या वो आंकड़े सही हो पाएंगे जब भाजपा दावा पेश करेगी। और जिस तरह से आयशा कह रही हैं कि जो इस्तीफा जिन्होंने विधायकों ने दिया है उनकी स्थिति क्या होगी, इस पे भी नजरें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बारिश की बात करते हैं। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। सड़क समेत शहरों के रिहायशी मोहल्लों के रास्तों में पानी भर जाने के कारण लोगों को आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विज्ञान विभाग ने आज हाई टाइड आने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक हाई टाइड की वजह से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। मुंबई के अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में मौसम विभाग की तरफ से आज और कल के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह ट्रैफिक जाम लग गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा है। बारिश की वजह से विमानों का परिचालन सही रूप से नहीं हो पा रहा है। बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की रफ्तार पर भी विराम लगा दिया है। पटरियों पर पानी जमा होने के कारण ट्रेनों का आवागमन बहुत ही धीमी गति से हो पा रहा है। मुंबई के सियोन रेलवे ट्रैक पर कई जगहों पर पटरियां पानी में डूबी हुई हैं। रेलवे प्रशासन सतर्कता के साथ ट्रेनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। सियोन में बारिश के बाद दृश्यता की कमी के कारण 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा जुड़ गई हैं। श्यामा, जो बारिश की स्थिति है उसके बारे में हमें अपडेट दें, और इसके अलावा जो हाई टाइड की बात कही गई है, तो क्या ये माना जाए कि इससे जल निकासी में एक और तरह की समस्या पैदा हो गई? जी, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो कुछ देर सुबह से बात करें तो अब तक के कुछ देर तक में बीच में बारिश बंद थी, और इसके वजह से जो वाटर लॉगिंग का समस्या था वो नियरली सभी जगहों से वाटर लॉगिंग जल भराव का समस्या सॉल्व हो गया था, और जो व्हीकल ट्रैफिक को डाइवर्ट किए गए थे वो रिस्टोर कर दिए गए हैं। साथ ही जो विजिबिलिटी का इशू था, क्योंकि उससे एयर ट्रैफिक अफेक्ट हुआ था, वो भी लगभग आ रहा था ट्रैक पे, लेकिन अब जो है बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। और जैसा कि IMD की तरफ से ये भी अनुमान लगाया गया था कि कल रात से जो शुरू हुई है बारिश वो आज के दिन और कल के दिन भी जारी रहेगी। वही एक बात है कि आज बारिश जो शुरू हुई है लग नहीं रही है कि रुकने वाली है, क्योंकि आसमान की तरफ अगर हम देखें तो पूरे काले बादल लगे हुए हैं। साथ ही आपने जो हाई टाइड की बात की है, तो हाई टाइड जो है अभी जो है समुद्र, इसमें हाई टाइड नहीं है। हाई टाइड जो है अराउंड 4 बजे का समय है जब हाई टाइड यहाँ पर आएगा, और बारिश अगर होती रही तो यहाँ पर समस्या होने की समस्या हो सकता है, क्योंकि बारिश अगर जो पानी अंदर जमा होता है वो पानी जो जमा है पानी उसे बाहर निकलने का जगह नहीं मिलता है अगर हाई टाइड रहता है, तो इस वजह से जल भराव का समस्या काफ़ी ज़्यादा हद तक हो सकता है मुंबई में। बहरहाल जो सायन और कुर्ला का जो एरिया है सेंट्रल रेलवे के ट्रैक्स का, वहाँ पर पानी जमा था और वहाँ से भी पानी निकलने का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके थे। लगभग पानी वहाँ का भी निकल चुका है। ट्रेन्स जो है सेंट्रल रेलवे वो थोड़ी सी देरी पे से चल रही है, वेस्टर्न रेलवे जो है वो बराबर चल रही है। ओवरऑल व्हीकुलर ट्रैफिक भी कुछ पैचेस हैं जहां पर लाइन लगी हुई है ट्रैफिक की, बॉटल नोज के कारण या पॉटहोल्स के कारण जो ट्रैफिक है वो काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। मोस्टली जैसे हमने पहले भी बताया कि जो जल भराव का जो एरिया था उसे डाइवर्ट किया गया था, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी जगहों पर ट्रैफिक था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे रिस्टोर किया गया है। ये देखना होगा कि बारिश अगर कंटिन्यू होता है वापस से तो ये सारी समस्या जो है एक बार फिर हमारे सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या IMD का कहना है, मौसम विभाग का क्या कहना है, आने वाले 1-2 दिनों के लिए क्या उनका अनुमान है? 1-2 दिनों के लिए जैसे हमने पहले भी बताया था कि कल रात को ही ये वार्निंग इशू कर दी गई थी कि मुंबई और उसके आसपास का जो इलाका है, थाने, रायगढ़, पालघर, ये सारे जो इलाके हैं वो रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश रिसीव करेंगे। और ये हमने देखा भी कि अराउंड 11:30-12 बजे के समय से बारिश जो है वो भारी बारिश और लगातार बारिश होने लगी, और इसका अंदाज़ा हमने रात में ही लगा लिया था कि अगर ऐसी बारिश कंटिन्यू रही तो काफ़ी सारे समस्या हो सकते हैं, जैसे जल भराव, ट्रेन्स की रुकने की या ट्रेन्स के यातायात के अफेक्ट होने की, और वो हमने सारा आज समस्या देखा। तो जो 2 दिन है उसे एहतियात के ऊपर रखना पड़ेगा, और साथ ही जो भी लोग हैं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं वो एक बार अपना शेड्यूल टाइम टेबल जो है ट्रेन का या एयर फ्लाइट्स का उसे चेक करके ही निकले। निश्चित तौर पर तो नजरें होंगी कि किस तरह से बारिश लोगों को क्या राहत देगी या मुसीबतें बढ़ाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब आगे बढ़ते हैं और केरल की बात कर लेते हैं। देश के कई हिस्सों में इस समय बाढ़ की चपेट में है और मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के भी कई शहरों को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के उडुपी और कोडागु में तेज बारिश की आशंका जताई है और इन दिनों इन दोनों शहरों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल के कन्नूर और कासरगोड में भी भारी बारिश फिलहाल नहीं हो रही है। मौसम विभाग ने केरल के लिए जारी रेड अलर्ट वापस ले लिया है। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अब बुधवार से एक बार फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार मॉनसून फिर से मजबूत हो गया है और ये दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते 25 और 26 जुलाई को भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार को आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश होने के साथ ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी, लेकिन अगले कुछ और दिनों में और बारिश होने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। और बिहार की बात करते हैं। हालांकि बिहार और असम में बारिश के रुकने के बाद नदियों का जलस्तर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा है, लेकिन घटते जलस्तर की वजह से लोगों को कई सारी नई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। असम में नदियों के स्तर में जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और आम जनजीवन को वापस पटरी पर लौटने पर अभी लंबा रास्ता तय करना है। बिहार में भी बारिश के थमने की वजह से स्थिति में सुधार हुआ है। पानी उतरने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को भोजन मुहैया करवाने के लिए रसोई घर की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के लिए अलग से चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को जरूरी दवाएं दी जा सकें। भारतीय वायुसेना ने दरभंगा में राहत और बचाव कार्य के लिए 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। हेलीकॉप्टरों की मदद से खाने की जरूरी सामग्री को बाढ़ प्रभावित इलाकों में वितरित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 5 राज्यों को रेत खनन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया कि जिन राज्यों को नोटिस दिया गया है उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कुछ और खबरों की बात करें तो जेएनके बैंक घोटाला मामले में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने घोटाले से जुड़े एक बड़े प्रतिष्ठान के दफ्तरों और अन्य जगहों पर छापा मारा है। बैंक घोटाले में 274 करोड़ के लोन के घपले का पता लगने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक लोन किसी और मकसद से लिया गया, लेकिन पैसे कहीं और भेज दिए गए। एजेंसी के अनुसार बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है। जेएनके बैंक घोटाला मामले में पहले ही पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। और यहां पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, कौन?
नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और बात अब उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। आतंकवाद पर पाकिस्तान ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनके देश में पिछले सरकारों ने अमेरिका को सच नहीं बताया, खासतौर से पिछले 15 वर्षों में। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार के दौरान पाकिस्तान में 40 अलग अलग आतंकवादी समूह सक्रिय थे। इमरान खान ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 9/11 से कुछ लेना देना नहीं था, अलकायदा अफगानिस्तान में था। दुर्भाग्यवश जब चीज़ें गलत हुई तो हमने अमेरिका को कभी ज़मीनी हकीकत से पाकिस्तान में वाकिफ नहीं कराया। इमरान खान कांग्रेसनल पाकिस्तान कॉकस के अध्यक्ष शीला जैक्सन ली द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अमेरिका को ईमानदारी से बताया कि पाकिस्तान शांति प्रक्रिया में क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो इस वार्ता को शुरू करने के लिए तालिबान को राजी करने के वास्ते अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, सबसे पहले यही कि जो पाकिस्तान का खुलासा है, इमरान खान का खुलासा है, वो कितना बड़ा खुलासा है, क्योंकि ये तथ्य भारत पूरी दुनिया भर में साझा करता रहा है काफी पहले से। देखिए ओम प्रकाश, ये पहली दफ़ा नहीं है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी की भूमिका अलकायदा के संदर्भ में उजागर की हो। पहले भी जब वो राजनीतिक जीवन जी रहे थे तब उन्होंने ऐसी बातें कही है, लेकिन पहली बार औपचारिक रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान का ये वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जो भी इलाके हैं, KPK है, वजीरिस्तान है, उन इलाकों में आतंकियों, जिन्हें हम आज की तारीख में आतंकी कह रहे हैं, उनकी पनाहगाह बनाने में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, पाकिस्तानी आर्मी, ISI सबकी भूमिका रही है। और ये भूमिका USA के साथ पूरी नॉलेज में रही है और दुनिया को और USA को बताकर पाकिस्तान ने ये काम किया था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया में एक विक्टिम की तरह दिखाना चाह रहा है। जब इमरान खान कहते हैं कि US के कहने पर उन्होंने इन आतंकियों को मुजाहिदी बनाने की ट्रेनिंग दी, उन्हें जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दी ताकि वो सोवियत की जो फोर्सेज हैं उनसे लड़ाई कर सके अफगानिस्तान में। और एक बार जब अमेरिका वहाँ पर सोवियत को हराने में कामयाब हो गया तो उसने अपना पैकअप कर लिया और ये सारी जो लाइबिलिटी थी, ये सारा जो बोझ था उन आतंकियों का, उन ट्रेंड मिलिशियाज का, वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है उसके बाद से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का कि वो अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया में एक विक्टिमहुड की जो कार्ड है उसको प्ले करते हुए देख रहे हैं। जी अभिषेक, अफगानिस्तान के संदर्भ में तो प्रधानमंत्री इमरान खान बात कर रहे हैं, लेकिन वही आतंकवादी समूह कश्मीर में भी सक्रिय हैं और कश्मीर में भी जिस तरह से आतंकवाद उन्होंने फैलाया हुआ है, क्या इसके संदर्भ में भी कुछ बातें निकल कर आई? देखिए, इमरान खान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि करीब करीब अभी भी 30 से 40 हज़ार आर्म्ड मिलिशियाज हैं जो कि पाकिस्तान के बॉर्डरिंग इलाकों में लड़ाई कर रहे हैं, जिनमें से अफगानिस्तान के वॉर थिएटर में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है, कश्मीर में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन पर आर्म्ड मिलिशियाज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है और वो किसी भी तरीके से वाइप्ड आउट नहीं हुए हैं और बिल्कुल एक्टिव हैं। और यही वजह है कि कश्मीर में जब भी किसी भी तरह के शांति के प्रयास भारत की तरफ से होते हैं तो इन आर्म्ड मिलिशियाओं की जो वायलेंट भूमिका है उसको हमेशा खतरे में डालती है। और अभी हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवाद या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हम बात करते रहे और भारत जिसको हमेशा पाकिस्तान के साथ उठाता रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि उनकी ज़मीन पर आतंकवादी पल रहे हैं और ये उनके लिए भी एक सरदर्द है। हालांकि उस सरदर्द से निपटने के लिए उन्होंने कोई जो जायज़ तरीके से कहें
तो कोई बहुत बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया है। ये हमेशा एक कॉस्मेटिक जो स्टेप्स होते हैं वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन उठाती है। जी अभिषेक, तो क्या जो पहले से जो पाकिस्तान एक डिनायल मोड में रहा है कि वो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में अंतर करता रहा है, क्या उसी बात को इमरान खान कह रहे हैं या उसका कोई नया संदर्भ भी है और नए तरीके से भी समझना चाहिए? क्या एक तरीके से यहाँ पर समझा जा सकता है ओम प्रकाश कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा यूएसए के कहने पर आर्म मिलिशियाओं को ट्रेन किया। 80s के दशक में मुजाहिद बने, जिन्हें फिर जिहादिस्ट मूवमेंट का नाम दिया गया, और जब यूएसए अफगानिस्तान से चला गया तो उनके पास कोई ध्येय नहीं था, कोई एम नहीं था। फिर उन्हें कश्मीर की तरफ भेज दिया गया जिहाद के नाम पर, जो कि पाकिस्तान की ट्रेन मिलिशिया थी पाकिस्तानी आर्मी की, और जिसे पाकिस्तान का मकसद भी पूरा होता था कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने का, बढ़ाने का और उस इलाके को डिस्टेबलाइज करने का। अब ये प्रक्रिया इतनी ज़्यादा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा है कि वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, तो उनको कंट्रोल करना अब पाकिस्तान के लिए खुद के बूते की बात नहीं रह गई है, और ये उनके लिए एक बहुत ही चुनौती है इमरान सरकार के लिए। वो कह रहे हैं कि सारी पार्टियां एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है, जिसमें सारी जो मिलिशियाज हैं उनको धीरे धीरे डिसआर्म किया जाएगा, यानी उनके हथियार से उन्हें मुक्त किया जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया, जी एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। जो भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान, उसकी सेना, ISI लगातार जो है इन आतंकवादी समूहों का एक नीति के तौर पे इस्तेमाल करती रही हैं, इसको लेकर आपको लगता है कि किस तरह से इस वक्त इसको लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि ये जो आर्म्ड मिलिशियाज हैं ये इस कदर ट्रेंड हैं कि आप पाकिस्तान की पुलिस इनका मुकाबला नहीं कर सकती और वो इसे डिसआर्म नहीं कर सकती है। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी को इन ट्रेंड मिलिशियाओं को डिसआर्म करने की जरूरत पड़ रही है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की आर्मी के ही सानिध्य में इनकी ट्रेनिंग हुई है और उन्हीं के सर पे अब ये जिम्मेदारी आ गई, उन्हीं के सर पे ये बोझ आ गया कि वो खुद इस आतंक के जो सरगना है उनसे निपटे। और भारत जो लगातार अपनी बात कहता रहा है वो आज इमरान खान ने साबित कर दी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। मार्क एस्पर ने अमेरिका के नए रक्षा मंत्री के तौर पर शपथ ली है। पिछले साल के अंत में अमेरिका के रक्षा मंत्री के पद से जेम्स मैटिस के इस्तीफे के बाद एस्पर को इस पद के लिए पिछले महीने नामित किया गया था। इससे पहले अमेरिकी सेनेट ने 8 के मुकाबले 90 वोट से एस्पर के नाम पर मुहर लगाई थी। थेरेसा मे ने ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बधाई देते हुए कहा है कि पूरे ब्रिटेन के हित में ब्रेक्जिट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह समय की आवश्यकता थी। उन्होंने आगामी सरकार को पूरी मदद देने का आश्वासन भी दिया और कहा कि जेरेमी कोर्बिन को सरकार से अलग रखने के लिए बोरिस जॉनसन का चुनाव जरूरी था। यूरोपीय संघ ने भी बोरिस जॉनसन को बधाई देते हुए कहा कि संघ आने वाले दिनों में उनके साथ रचनात्मक कार्य करने को लेकर आश्वस्त है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो वापसी समझौते में सुधार और तर्कसंगत ब्रेक्जिट को पूरा करने के लिए काम करेगा। बोरिस जॉनसन आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूरोप में तेज गर्म हवाओं के चलते कई देशों में तापमान उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उच्च दबाव वाले असामान्य क्षेत्र हीट डोम ने यूरोपीय महाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते फ्रांस में अब तक का उच्चतम तापमान दर्ज किया गया। विश्व मौसम संगठन ने यह कहा है कि इन गर्म लहरों के कारण तापमान जलवायु परिवर्तन के उच्चतम सूचकांक को भी पार कर गया है। बोर्डियोक्स में मंगलवार को अभी तक का सबसे उच्चतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस का लगभग 80% इलाका इन तेज गर्म लहरों की चपेट में है और सरकार ने 73 क्षेत्रों में सूखे के कारण पानी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। सीरिया की बात करते हैं। सीरिया के सरकारी चैनल ने कहा है कि दक्षिण सीरिया के रणनीतिक इलाके पर इजरायल की तरफ से हमले की खबरें हैं। दक्षिण सीरिया के इस क्षेत्र में ईरान समर्थित मिलिशिया का प्रभाव है। वीडियो में एक इमारत पर मिसाइल से हमले को दिखाया गया है। सरकारी टेलीविजन ने हमले पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन हमला तेजहारा के ठिकानों पर किया गया है। तेलहारा भी रूसी सैनिकों का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन बाद में ईरान समर्थित मिलिशिया ने इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। परमाणु मसले पर अमेरिका के साथ वार्ता में आए गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया ने एक नई पनडुब्बी का निर्माण कर बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नवनिर्मित पनडुब्बियों का
पनडुब्बी का निरीक्षण किया और शीर्ष अधिकारियों को देश की नौसैनिक ताकत को और बढ़ाने का निर्देश दिया। उत्तर कोरिया के सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के अनुसार नई पनडुब्बी को जल्द ही देश के पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही किम की 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें वो एक शिपयार्ड का दौरा करते दिख रहे हैं, जहां इस पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। वहीं दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उसने रूस के एक निगरानी विमान पर गोलियां दागी हैं, क्योंकि वो उनके हवाई क्षेत्र में घुस आया था। दक्षिण कोरिया के मुताबिक रूसी विमान ने 2 बार टोकोडो और ताकेशिमा द्वीप पर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अपने जेट विमान उड़ाए और मशीन गन से 360 राउंड फायरिंग की। वहीं रूस ने हवाई क्षेत्र का किसी तरह से उल्लंघन करने से इनकार किया है। रूस का कहना है कि उसने तटस्थ क्षेत्र में मॉक ड्रिल किया था, जो पहले से तय था, और उसने दक्षिण कोरिया की तरफ से की गई फायरिंग के दावे को खारिज किया है। रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेगी। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो बच्ची बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो बच्ची। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं। या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। और अब वक्त है व्यापार जगत की खबरों से जुड़ने का। आइए देखते हैं व्यापार। और व्यापार की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, अब आपके पास। धन्यवाद ओम प्रकाश। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT आज अपना 159वां आयकर दिवस मना रहा है। 24 जुलाई 1860 को पहली बार देश में आयकर को लागू किया गया था। आयकर दिवस के मौके पर देश भर में विभाग के क्षेत्रीय करदाताओं को और ज़्यादा संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि बीते 5 सालों में प्रत्यक्ष करों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस देश में करीब 8 करोड़ आयकरदाता हैं, जिनकी संख्या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है।
about 8 crore people being assessees of direct tax in this large country, which the Prime Minister repeatedly says, is this the only number of people who can pay tax? Can there not be more people brought in into the net? What stops people from coming in? Revenue generation is something which no country can ignore. India, at the stage of development that it is in now, cannot certainly ignore revenue collection. और वित्त मंत्री ने कहा कि बीते 5 सालों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है और इसका श्रेय आयकर अधिकारियों को जाता है। I was very impressed that in the last 5 years, you have nearly doubled on the direct tax collections. And that cannot be a small achievement, so I place on record my appreciation for the efforts of the team. And that is something which really catapults all the development that you can do towards gaining greater traction, so that every promise that is given during elections are fulfilled. Tax is not collected as a punishment. और सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी है। कुछ करदाताओं को 19-20 के जो फॉर्म 16 जारी करने की नियत तारीख में विस्तार और दूसरी वजहों से अपने आयकर रिटर्न जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए अब इस समय सीमा कोड 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन चूंकि रिटर्न देर से भरने में नुकसान आपका ही है, सो वक्त से रिटर्न फाइल करने में आप कोताही न बरतें। देर से अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो 5,000 रुपये की पेनल्टी है। दिसंबर तक अगर आप रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो ये पेनल्टी बढ़ करके 10,000 रुपये हो जाएगी। उधर शेयर बाजार आज बुधवार को बढ़त के साथ खुले, हालांकि इस बढ़त को शेयर मार्केट ज़्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख पाए। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 228 अंकों की गिरावट के साथ 37,754 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 87 अंकों की गिरावट के साथ 11,246 पर कारोबार कर रहा था। सभी प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे ज़्यादा गिरावट मेटल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में दिखाई दे रही है। उधर वेदांता, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस में सबसे ज़्यादा गिरावट 2 से 4% की गिरावट देखी गई। फिलहाल व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और व्यापार प्राइम की तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने यह कहा है कि पिछले 5 सालों में देश में सांप्रदायिक दंगों में कमी आई है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संसद परिसर से ऋषि कुमार। ऋषि, सबसे पहले अगर हम इस खबर को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो क्यों ये खबर महत्वपूर्ण है? देखिए ओम प्रकाश, जहाँ तक इस खबर के महत्वपूर्ण होने की बात है तो किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात होती है कि वहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बन रहा है, और जो सांप्रदायिक जो स्थितियां खराब होने की जो खबरें आमतौर पर पहले होती थी, अगर उसमें कमी आ रही है, सांप्रदायिक दंगों में कमी आ रही है, तो ये सरकार के लिए उपलब्धि भी है। और ये देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो छवि है एक शांतिप्रिय देश होने की और जो राष्ट्र आगे बढ़ता है उसकी भी निशानी होती है। जहां तक इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न के जो था जिसमें कि सांप्रदायिक दंगों को लेकर जो देश में स्थिति है उस पर आंकड़े मांगे गए थे सदस्यों के द्वारा, जिसमें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जो गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने बताया कि 2013 में तकरीबन 823 सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जबकि 2018 में अगर इन दंगों की बात करें तो 708 दंगे हुए। तो इस लिहाज से इन दंगों में जो कमी आई है उसको लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। और इसके साथ साथ सरकार ने लिंचिंग को लेकर भी जो प्रश्न पूछे गए, देश में जो स्थितियां बन रही हैं उस पर भी स्पष्ट किया कि सरकार इस पर समय समय पर एडवाइजरी देती रहती है, और चूंकि ये जो राज्यों का मसला होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं आमतौर पर पहले भी होती रही हैं और अब इसे एक विशेष धर्म और राजनीतिक रंग देकर ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने साफ कहा कि इस तरह की घटनाएं पूर्व में त्रिपुरा, केरला और पश्चिम बंगाल में भी
अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीकों से होती रही हैं। ओम प्रकाश। बिल्कुल, तो क्या इसको हम सरकार की नीतियों से जोड़कर देखना चाहिए, जो सरकार लगातार सबका विकास की बात करती रही है, जिसमें अब सरकार ने एक और कदम आगे बढ़कर सबके विश्वास की भी बात कही है? हाँ बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होना, ये रूल ऑफ लॉ की ओर जो हमारे जो प्रतिबद्धता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और जो हमारी जो प्रतिबद्धता है इसके देश संविधान से चलता है, उसी की ओर उसी का इशारा करता है। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि जो कम्युनल वायलेंस है उसको लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और उसी का ये परिणाम है कि जो आंकड़े हैं वो घटे हैं सांप्रदायिक दंगों को लेकर। तो ये जो स्थितियां हैं सरकार के लिए सुखद हैं और देश के लिए भी सुखद है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो बेहद सकारात्मक खबर राज्यसभा से आती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ पे वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए डीजी न्यूज के साथ। आपका लेटर। सबरेम नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और वक्त है खेल जगत की खबरों की ओर रुख करने का। और खेल प्राइम के साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, अब आपके पास। बिल्कुल, बैडमिंटन की खबरों से हम शुरुआत करते हैं। जापान ओपन में आज भारत के HS प्रणॉय ने भारत के ही किदाम्बी श्रीकांत को मात देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। प्रणॉय ने कड़े मुकाबले में श्रीकांत को 13-21, 21-11, 22-20 से मात दी। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जापान ओपन में आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। जापान ओपन में जीत के साथ सिंधु इस साल के खिताबी सूखे को खत्म करना चाहती हैं। सिंधु को इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची के हाथों मात मिली थी। बात मुक्केबाजी की। भाग्यवती कचरी ने बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए इस टूर्नामेंट का पहला पदक पक्का किया। 2 महीने पहले ही इंडिया ओपन में स्वर्ण पदक जीतने वाली असम की भाग्यवती ने वियतनाम की नगुएन हुओंग को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 69 किलो वर्ग में भारत के आशीष कुमार भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने क्रोएशिया के पीटर सेटिनिच को 5-0 से हराया। वहीं मोहम्मद हसमुद्दीन भी 56 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने बोत्सवाना के मुक्केबाज को मात दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने नए संविधान के अंतर्गत इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी ICA को मान्यता दे दी है। ये संगठन पूर्व खिलाड़ियों के हितों की देखभाल के लिए होगा। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ भारत के पूर्व पुरुष या महिला क्रिकेटर ही शामिल हो सकते हैं।
आईसीए की कार्यप्रणाली बीसीसीआई की कार्यप्रणाली से अलग रहेगी और एसोसिएशन को अपने फंड्स अपने आप जुटाने होंगे। हालांकि बोर्ड शुरुआत में कुछ ग्रांट दे सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स कपिल देव, अजित अगरकर और शांता रंगास्वामी आईसीए के निदेशक हैं और चुनाव होने तक वे अपने पद पर बरकरार रहेंगे। आज से टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 1 साल बाकी बचा है, यानी इन खेलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक खेलों से जुड़ी सभी तैयारियां ट्रैक पर हैं और फिलहाल टेस्ट इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बुधवार यानी 24 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में सिर्फ 1 साल बाकी रह जाएगा। आयोजकों का कहना है कि खेलों से जुड़ी सभी तैयारियां ट्रैक पर हैं। नेशनल स्टेडियम, ओलंपिक विलेज, पैरालंपिक विलेज, नए तैयार किए गए आयोजन स्थल और अस्थायी आयोजन स्थलों का निर्माण कार्य तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा है। टिकटों की घरेलू बिक्री के पहले चरण में 3.22 मिलियन टिकट बिक चुकी हैं, जो उम्मीद से भी ज्यादा हैं। फिलहाल ओलंपिक के टेस्ट इवेंट्स चल रहे हैं और तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। दिसंबर 2018 में आयोजकों ने कहा था कि इन खेलों पर कुल $12.1 बिलियन खर्च होंगे। हालांकि खेलों की तैयारियों में कुछ विवाद भी देखने को मिले हैं। 2015 में आयोजकों ने प्लेजियरिज्म के आरोप के चलते ओरिजिनल लोगों को हटा दिया था। वहीं नेशनल स्टेडियम का ओरिजिनल डिजाइन भी छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो काफी महंगा माना जा रहा था। इससे पहले इसी साल सुनिकाजु ताकेदा ने जापानी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन पर टोक्यो 2020 की बोली के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप थे। फिलहाल इस बात को लेकर भी कुछ सवाल हैं कि टोक्यो शहर ओलंपिक के दौरान एथलीट्स और दर्शकों के लिए कितना गर्म रहेगा। जुलाई 2018 में टोक्यो में रिकॉर्ड हीट वेव देखने को मिली थी, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए थे। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक 1998 के बाद ये पहली बार है जब महीने का औसत तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं पैरालंपिक गेम्स 25 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये थी खेल की खबरें। वापस चलते हैं ओपी दास के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों को अब तक पहुंचाने के लिए। और अब मिड डे प्राइम में बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। जम्मू कश्मीर में चल रही पवित्र अमरनाथ यात्रा में इस बार बहुत कुछ निराला देखने को भी मिल रहा है। पवित्र गुफा तक जाने वाले बालटाल मार्ग पर आईटीबीपी के जवान रोज योगाभ्यास करते हैं, जिससे न सिर्फ यात्रियों को कुछ अलग और सुरक्षित माहौल मिल रहा है, बल्कि कहीं न कहीं योग को लेकर भी बढ़ावा मिल रहा है। आईटीबीपी जवानों के लिए योग दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। जब भी संभव होता है ऊंचाई वाले क्षेत्र में आईटीबीपी के जवान शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं। जवानों के लिए हिमालय क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी चुनौती रहती है, जिससे निपटने के लिए आईटीबीपी के जवान अब योग और प्राणायाम का सहारा ले रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। अपने दमदार प्रदर्शन और धुआंधार कमाई से फिल्म न केवल साल की दूसरी बड़ी फिल्मों पर अपनी छाप उसने छोड़ी है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाया है। यदि कुल आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो फिल्म ने अब तक करीब 109 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन कर लिया है और अभी भी सिने प्रेमियों के बीच फिल्म को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गणितज्ञ आनंद कुमार के जीवन पर बनी फिल्म सुपर 30 को बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ ही अब गुजरात में भी टैक्स फ्री कर दिया गया। सिंगापुर प्रशासन को हाथी दांत के तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां अब तक का सबसे बड़ा हाथी दांत का जखीरा जब्त किया गया है। पकड़े गए हाथी दांत के इस जखीरे का वजन
8,800 किलोग्राम है। सिंगापुर के नेशनल पार्क बोर्ड और सिंगापुर कस्टम की संयुक्त कार्रवाई में यह कामयाबी हाथ लगी। हाथीदांत का ये जखीरा कांगो गणराज्य से वियतनाम ले जाया जा रहा था। हाथीदांत के इस विशाल जखीरे की कीमत 12.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। सिंगापुर में जब्त किए गए हाथीदांत का यह अब तक का सबसे बड़ा जखीरा है। अधिकारियों ने हाथीदांत के अलावा पैंगोलिन की खाल भी जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। और आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है @DD News Official और हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News Hindi। और मीडिया प्राइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं एक बड़ी खबर पर, कर्नाटक के ताजा राजनीतिक हालात पर। वहां से क्या क्या खबरें आती हैं इस पर नजरें होंगी और आपको डीडी न्यूज पर तमाम अपडेट्स मिलेंगे। फिलहाल दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।